हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आप लोगों का यूपी जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में। तो अब टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, तो अपना रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ जो है मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आपको लोगों को अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा। तो उसी के उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं, जीएस का मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। तो इसमें जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा कि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसे खुद से आंसर लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद उसका सलूशन देखिए, अगर आप लोगों का गलत होता है तो अपना सलूशन देखिए और रिवीजन करिए। तो देखते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और एवं नील हरित शैवाल जिनमें से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। तो ये जो पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, तो ये किस वर्ग में आते हैं? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, ये आते हैं उत्पादक वर्ग में आते हैं। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक किसी भी प्रकार के प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। जो उनके विकास, प्रजनन और जीवित रहने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इनको जो कहा जाता है उत्पादक कहा जाता है। तो उत्पादक में जो आते हैं हरे पौधे, छोटी झाड़ियाँ, फल, पादप, प्लावक और शैवाल, ये जो सब हैं ये उत्पादक में आते हैं। और देखते हैं, और जो आगे दिया हुआ है, प्राथमिक उपभोक्ता या दूसरा पोषी स्तर। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ये दूसरे पोषी स्तर होते हैं। तो इसमें जो आता है, ये जो आते हैं, ये इन्हें जो से ये शाकाहारी भी कहा जाता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं उनको खाते हैं, तो ये शाकाहारी भी होते हैं। वे पौधों, शैवाल को, प्राथमिक उत्पादों को खाते हैं, जैसा यहाँ पे बताया गया है। जैसे हिरन हो गया, गाय हो गया, तो ये शाकाहारी होते हैं। अब जो मांसाहारी होते हैं वो जो होते हैं, तो जो शाकाहारियों को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है मेढक हो गया। अपघटक या मृत जीवों को जो छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया और अकेसुरुकी जो होते हैं, ये जो है अपघटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो अकशेरुकी है, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको कहा जाता है। जैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो हैं इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे जो डायग्राम में बताया गया, जैसे ये उत्पादक वर्ग हो गया, ये जो घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को जो है चूहा, ये जो चूहा या मेढक खाएगा, और उसको जो है सांप खाएगा, सांप को जो है चील खाता है। तो ये जो फूड चेन चलती रहती है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश में छपने वाला पहला समाचार पत्र किसके द्वारा जो प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला छपने वाला समाचार पत्र था, ये जो इसका जो संपादन किया गया था, ये जो शुरू किया गया है, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो किया गया था राजा शिव प्रसाद के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो जो उत्तर प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र जो था, ये 1 जनवरी 1845 को इसको शुरू किया गया था। 1845 को शुरू किया गया था, और ये जो शुरू करने वाले थे राजा शिव प्रसाद थे। और इन्होंने जो शुरू किया था उस अखबार का जो नाम था बनारस अखबार, उसका नाम था, जिसको इन्होंने राजा शिव प्रसाद ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे। तो आधुनिक शिक्षा का जिन्होंने सपोर्ट किया था वो कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो हैं, उन्होंने आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने में समाज के सुधार में काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय सही ढंग से मेल नहीं है। तो यहाँ पे संग्रहालय दिए हुए हैं और जहाँ पे हैं इसके बारे में बताया गया, तो इसमें कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ये जो है भूगोल संग्रहालय जो है ये सहारनपुर में है, ये मेल नहीं खाता, बाकी सारे जो है मेल खाते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो धार्मिक संग्रहालय है, धार्मिक संग्रहालय जो है ये आगरा में है, ये सही है। बाकी जो यहाँ पे जो वाणिज्यिक संग्रहालय है ये गोरखपुर में बना हुआ है। भूगोल संग्रहालय जो है ये अयोध्या में बना हुआ है। वनस्पत संग्रहालय जो है ये जौनपुर में है। तो यहाँ पे जो पूछा था कि कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो ये जो भूगोल संग्रहालय जो है सहारनपुर में, ये सही नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा अयोध्या। ये जो भूगोल संग्रहालय है ये अयोध्या में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित नर्तक का सही संयोजन कौन सा है। तो इसमें भी वही पूछा गया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है और उनको करने वाले का जो संयोजन कौन सा सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अनीता रत्नम जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये संयोजन सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो अनीता रत्नम जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। बाकी जो यहाँ पे जो दिया हुआ है केलुचरण महापात्रा, तो ये जो है ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्रा जो है उड़ीसी से संबंधित है। और पल्लवी
कृष्णन जो है ये जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो पल्लवी अट्टम जो है मोहिनी, जो पल्लवी कृष्णन है ये मोहिनी अट्टम से है, और केलुचरण महापात्रा जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। बाकी जो है यहाँ पे सरोदी सैकिया है, सरोदी सैकिया जो है ये सत्रिया जो असम में होता है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो करेक्ट संबंध जो दिया हुआ ये अनीता रत्नम जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो आई थिंक इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, तो पहले इसके क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ऑप्शन आगे देखते हैं। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और जो क्रियाकलाप का नाम कौन सा है, इससे मिलाना है। जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है, इनमें से कौन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कौन द्वितीय से संबंधित, कौन तृतीय से संबंधित, कौन चतुर्थ से संबंधित है। तो इसके बारे में मिलाना है। तो यहाँ जैसे प्राथमिक में कौन आएगा, प्राथमिक में जो आएगा मोती की खेती करना, ये प्राथमिक में आ जाएगा। तो जो ए का हो जाएगा 4। द्वितीयक में जो आएगा, द्वितीयक में जो हमारा आ जाएगा ईंट निर्माण, तो द्वितीयक जो हमारा होगा थर्ड से मैच कर जाएगा। तृतीयक में आ जाएंगे जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। और चतुर्थ में जो आ जाता है ये आ जाता है गायन। तो ये जो है जो डी है, डी जो चतुर्थ क्षेत्र ये गायन से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आगे दिया गया हुआ इसमें आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो दिया हुआ इनका जो सही क्रम लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र जो हो जाएगा ये मोती की खेती या सीप या मोती इनकी खेती हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में जो आता है जो हमारा निर्माण क्षेत्र आता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो होता है वो द्वितीयक में आता है। जैसे ईंट का निर्माण जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है तो ये इससे संबंधित जो तृतीयक जो है जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीयक में आ जाता है। जैसे डाक सेवाएँ, मेल, पैकेज वितरण। और चतुर्थ में जो आ जाता है ये गायन या जो मतलब गायन हो गया, टीचिंग हो गया, ट्यूशन हो गया, ये सारा जो चतुर्थ में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत सुंदरवन को किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। तो भारत में जो सुंदरवन का क्षेत्र है ये किस पड़ोसी देश से जो सीमा साझा करता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो जो सुंदरवन का क्षेत्र हो जो भारत में है ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल जो बाउंड्री शेयर करता है ये वो बांग्लादेश से शेयर करता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों को के सही क्रम को दर्शाता है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो राजवंश हुए थे उनका क्रम लगाना है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, इसका क्रम लगाना है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो था संगम वंश था, उसके बाद सुलू वंश आया, फिर तुलु वंश आया, फिर जो है अरविडु वंश आया। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो जो विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे पहला वंश जो था ये वो संगम वंश था, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1336 से, जो इसका जो शासन रहा, जो संगम राजवंश का जो शासन रहा ये 1336 से 1485 तक इसका शासन रहा। उसके बाद जो है सुलू वंश आ गया। सुलू वंश का जो शासन रहा ये 1486 से जो रहा 1505 तक, 1505 ईस्वी तक जो रहा ये सुलू वंश रहा। उसके बाद सुलू वंश के बाद जो आ जाता है तुलु वंश। तुलु वंश जो आ जाता है ये 1505 के बाद 1505 से आता है 1517 तक इसका शासन रहता है, जो रहता है ये तुलु वंश का शासन रहता है। उसके बाद जो है इसके बाद जो अरविडु वंश आ जाता है, अरविडु वंश का जो है शासन रहता है 1570 से ये 1570 से करीब 1 शताब्दी तक जो रहता है अरविडु वंश रहता है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथन को पढ़िए। तो ये जो लोकतंत्र से संबंधित कथन है इसको पढ़िए। तो जो पहला कहता है लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की पर आधारित है। तो ये जो लोकतंत्र होता है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है। तो ये ऑप्शन, और जो बी दिया हुआ है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। तो ये कह रहा है। तो इसमें जो सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही विकल्प हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, क्योंकि जो लोकतंत्र में जो होता है निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है। क्योंकि जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पे चुनाव जो होते हैं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है वो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के पास होता है। क्योंकि जो अंतिम निर्णय है कोई जनता नहीं ले सकती, लेकिन जनता जो चुनती है लोगों को, तो वो जो है लोकतंत्र का कोई भी मुद्दा आता है तो वो जो चुना हुआ व्यक्ति है वो निर्णय लेता है। तो यहाँ पे ये भी जो सेकंड जो ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो भारत की कुल 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या के बिहार पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आई थिंक ये तो सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो आता है ये फर्स्ट नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसके बारे में देखते हैं। और
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो हमारी जो जनगणना है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो और यहाँ जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो अधिक आबादी वाला राज्य हो गया है। और जो यहाँ जो जनसंख्या निवास करती है वो करीब है 199.8 मिलियन, करीब जो है इसको 199.8 मिलियन जो है, इसको जो ऐसा कहा जाए तो करीब 19 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या है जो निवास करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यार देश की जो यूपी में जो देश की कुल आबादी रहती है वो 16% जो है यूपी में ही, जो देश की कुल आबादी का 16% जो है यूपी में ही है। बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है लिंगानुपात, तो जो 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पे जो लिंगानुपात है यूपी का, तो वो है 943। वो 943 महिलाएं जो है 1000 पुरुषों पे हैं। और यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो दिया हुआ जनसंख्या वृद्धि, तो अगर जनसंख्या वृद्धि देखी जाए 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि यूपी में हुई है, उसका जो प्रतिशत है वो है 17.64% जो है वो वृद्धि देखी गई है 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या जो वृद्धि हुई है। और लिंगानुपात जो है वो 943 है। आगे जो साक्षरता दर बताई गई है, तो जो यूपी की जो साक्षरता दर है वो 74.04% जो है यूपी की साक्षरता ओवरऑल है, जिसमें जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 82.14% जो है पुरुषों की साक्षरता दर है। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 65.46% जो है साक्षरता दर जो महिलाओं की है। तो ओवरऑल जो देखी जाए यूपी की 74 है, पुरुषों की जो है 82.14 है, और जो महिलाओं की है वो 65.46% जो है साक्षरता दर है। आगे जो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ जो शहरीकरण का, जो शहरीकरण जो है 2001 से 2011 में जो शहरीकरण बढ़ा है, 2001 में जो शहरीकरण था वो 27.81% था, जो बढ़ के 2011 में जो शहरीकरण होगा वो 31.16% जो है साक्षरता दर, जो शहरीकरण है वो बढ़ गया। आगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो बाल लिंगानुपात है। तो जो बाल लिंगानुपात में जो आते हैं 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो बाल लिंगानुपात में आते हैं। तो 2001 में जो प्रति 1000 लड़कों पे जो लड़कियों का जो था वो था 927, ये 2001 का आंकड़ा है। लेकिन 2011 में जो ये आंकड़ा गिर गया, तो ये तब 2011 में जो 1000 जो बच्चों 1000 जो मेल चिल्ड्रन हैं उन पे जो लड़कियों का अनुपात है वो 919 ही रह गया। तो इसमें जो गिरावट देखी गई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इन सारे पॉइंटों से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग एक बार वीडियो को या तो पीछे करके देख लीजिए या इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे यहाँ पे जो दिया हुआ है राज्य की जनसंख्या, तो राज्य की जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। दूसरे नंबर पे जो महाराष्ट्र आ जाएगा, साथ ही साथ जो तीसरे नंबर पे जो है ये बिहार, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और जो घनी आबादी वाला राज्य, तो घनी आबादी का अगर डेंसिटी के बिहार पे देखा जाए, तो डेंसिटी के बिहार पे देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में है। लेकिन यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो जो है 382 यूपी का जो घनत्व है, कि जो 1 किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है वो 382 जो है यूपी में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व वो बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है 1106 के लोग निवास करते हैं। तो यूपी में जो है जनघनत्व 382 है, और बिहार में पूरे देश का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने आने का अधिकार जो मिलता है, ये हमको जो मिलता है स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो इसका जो आर्टिकल हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है ये 19 अनुच्छेद जो 19 का फर्स्ट जो है ये इससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 जो है ये हमको जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जो आर्टिकल 19 है इसमें नंबर 1 पे आती है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि ये हमको बोलने का अभिव्यक्त कुछ भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही साथ एकत्र होने की स्वतंत्रता, और साथ ही साथ जो है संघ या सहकारी समितियाँ बनाने के लिए भी ये मुझे अधिकार देता है। और ये साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत का नागरिक और भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। तो इसका भी अधिकार जो है आर्टिकल 19 से ही मिलता है। निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी रह सकता है, और पेशे की कोई भी व्यापार कर सकता है। ये सबकी जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से समाज में सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव है। तो जो हमारे समाज में सोशल मीडिया का क्या सकारात्मक प्रभाव है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जैसा जहाँ पे पहले दिया हुआ है, सोशल मीडिया साइबर बुलिंग बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑनलाइन खतरा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये जो सकारात्मक प्रभाव के, ये तो सारे निगेटिव, ये तो सब इन सब चीज़ों से निगेटिव प्रभाव आते हैं। जो सकारात्मक प्रभाव आ जाएंगे, इससे संचार को बहुत अधिक अनुभव और सुलभ बना दिया है। तो ये इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है इसका सकारात्मक प्रभाव है सोशल मीडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संवैधानिक निकाय कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो जो संवैधानिक निकाय यहाँ पे दिया हुआ, जैसे चुनाव आयोग, योजना आयोग, तो इनके जो कार्य हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो जैसे पहला दिया हुआ है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग जो है ये चुनाव आयोजित कराता है, तो ये आई थिंक सही है। और ये सेकंड जो है योजना आयोग, योजना आयोग जो है कानून एवं कानून एवं व्यवस्था लागू करता है, तो ये गलत है। तो ये जो चुनाव आयोग है, इसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोजित कराने की, इसकी जिम्मेदारी होती है। ये दो होते हैं, सेंटर का होता है, स्टेट का अलग अलग होता है। तो वो ये अपने अपने जो एरिया में चुनाव कराते हैं। साथ ही जो यहाँ पे योजना आयोग, योजना आयोग जो है ये कानून व्यवस्था नहीं देखता, योजना आयोग जो है ये योजनाएं बनाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें जो करेक्ट है तो केवल फर्स्ट जो करेक्ट है, चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोजित कराता है, तो ये इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह यहाँ पे दिया हुआ योजना आयोग क्या करता है, योजना आयोग जो है कानून एवं व्यवस्था लागू करता है, ये गलत हो जाएगा। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो अन्य कार्यों के अलावा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था। तो ये तो योजना जो है, ये जो योजना आयोग था, ये पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता था। इसको 2015 में जो है इसको ख़त्म कर दिया गया, इसकी जगह पे नीति आयोग को लाया गया है। तो अब योजना आयोग का कोई कार्य नहीं है, अब योजना आयोग की जगह पे जो नीति आयोग को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निर्मला सीतारमण ने डैश में 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, तो ये कहाँ की। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये नई दिल्ली में की। तो जो हमारी जीएसटी परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता जो करता है, वो हमारे जो है वित्त मंत्री करते हैं। तो हम इस समय हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, तो ये जो इसकी अध्यक्षता करती है, और ये जो हुई थी ये नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है वो उसके बारे में देखते हैं। तो जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है, जीएसटी का जो अनुच्छेद है 279A, इसके तहत जो है जीएसटी को लाया गया। 279A के तहत जो जीएसटी को प्रस्तावित किया गया, और इसमें जो ये पूछता है कौन सा अनुच्छेद था जिसके तहत जीएसटी को लाया गया, और कौन सा बिल था और कौन सा वो किया गया, संशोधन किया गया। तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसे 2014 में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। तो जो बिल था हमारा वो 122वां था, और जो संशोधन किया गया 2016 में जो संशोधन किया गया वो 101वां संविधान संशोधन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बिल लाया गया वो 122वां लाया गया, और जो संशोधन किया गया वो 101वां संशोधन किया गया। और जो आर्टिकल हमारा था वो हमारा आर्टिकल जो था 279A था, जिसके तहत जो है जीएसटी को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण क्या है। तो अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण कौन सा है। तो यहाँ पे इस पे आप लोग गौर करिए। तो इस शब्द पे जो आप लोग गौर करिए कि अलवणीय पूछा गया, ऐसा जिसमें जो है नमक की मात्रा कम होती है, उस जल की बात कहेगी। तो उसकी जो आपूर्ति की कमी होने का क्या मुख्य कारण है। तो इसका जो यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है बढ़ता नगरीकरण, तो ये भी इसका कारण हो जाएगा। जीवन स्तर में वृद्धि, ये भी इसका कारण हो जाएगा। और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, ये नहीं इसका कारण होगा। साथ ही साथ जो खाद्य और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, तो जब खाद्य और नकदी फसलों की बढ़ती मांग होगी तो उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है खेतों में जो खाद और केमिकल डाले जाएंगे, तो इससे भी पानी जो है जल जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। A, B और D जो है ये इसके जो है प्रमुख कारण हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जो पहली बार शुरुआत की गई थी ये 1909 में की गई थी। इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था की गई थी 1909 के अधिनियम में। और 1909 के अधिनियम को इसी को जो कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म में जो है सांप्रदायिक जो निर्वाचन मंडल की जो शुरुआत की गई थी, तो ये 1909 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में स्थित अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख किस लिपि में हैं? तो शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में स्थित अशोक के 14 जो प्रमुख शिलालेखों में जो इनकी जो लिपि है, तो इसकी जो लिपि जो हो जाएगी ऑप्शन फर्स्ट का, इनकी जो लिपि थी ये खरोष्टी लिपि थी। तो इन शिलालेखों की जो लिपि थी खरोष्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राज्य सूची फर्स्ट को उनकी राजधानी सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ एक तरफ जो राज्य दिए हुए हैं तथा उनकी जो राजधानी है उसके बारे में दिया हुआ है, तो इनको मिलाना है। तो इन एग्जामों में जो है कैपिटल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैपिटल हो राज्य और उनकी राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके गवर्नर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका भी रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो पूछा गया है इसके बारे में देखते हैं। जैसे जो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी हो जाएगी वो रायपुर, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। बाकी जो यहाँ तेलंगाना जो है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी, तो ये हमारा बी हो जाएगा। त्रिपुरा की जो राजधानी है, त्रिपुरा की जो राजधानी हो जाएगी ये अगरतला हो जाएगी, तो इसका ये ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी जो होती है कोहिमा, तो ये हमारा डी हो जाएगा। सिक्किम की जो होती है गंगटोक, तो ये है हमारा ई हो जाएगा। तो इसके बिहार पे जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे उसका जो सही सुमेलित जो दिया हुआ आंसर, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो राज्य उनकी राजधानी के बारे का जो PDF है उसको लगा दिया है, तो आप लोग देख लीजिए। जैसे जो आंध्र प्रदेश की जो है अमरावती हो गया, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर हो गया, हरियाणा चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल प्रदेश शिमला हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ आई थिंक बहुत से लोगों को राजधानी आती होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो जैसे साउथ की जो कैपिटल होंगे वो नहीं आती होंगी, या जो पूर्वोत्तर भारत की जो राज्य हैं उनकी राजधानी नहीं आती होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जो अभी यहाँ हम लोग कहाँ पे थे, हिमाचल प्रदेश की शिमला राजधानी होगी, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, भोपाल की मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई हो गई, मणिपुर की इम्फॉल हो गई, मेघालय की शिलोंग हो गई, मिजोरम की आइजोल हो गई, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर हो गई। आगे जो दिया हुआ है, आगे जो है पंजाब की भी चंडीगढ़ हो गई, और हरियाणा की भी चंडीगढ़ हो गई, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ, ये तो सभी को पता होगी। उत्तराखंड की जो है 2 राजधानियाँ होंगी। तो देहरादून जो है ये शीतकालीन में बनाई जाती राजधानी है, और जो गैरसैंण है ये ग्रीष्मकाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो ये थी भारत की राजधानी। आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जो भारत में कितने राज्य हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं टोटल, और कितनी जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में आप लोग जानकारी दीजिए। तो ये थे आज के वीडियो में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।